वालेकुम अस्सलाम सर। जी, ऑडिबल विजिबल एक बार क्लियर कीजिए आप लोग। जी सर। हाँ, चलिए। तो आज है लेसन नंबर 9। तो आज के क्वेश्चन जो है टीचिंग से शुरू होता है। तकरीबन टीचिंग से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कल जो है टीचिंग से क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो चलिए आप लोग बताइए, क्योंकि इस बार जो है जितने भी टीचिंग के क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, ठीक है, या आप देख सकते हो जो दिसंबर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कुछ बाहर से आपसे पूछा जा रहा है। जितना आपने पढ़ा है, और अगर पीवाईक्यूज को आपने समेट रखा है खूब अच्छे तरीके से, उसका एनालिसिस आपने कर रखा है, तो मेरे ख्याल से जो है टीचिंग के सारे क्वेश्चन जो है वो उसी पीवाईक्यूज बेस्ड हैं। मैंने आपको ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको दो दो लाइन में बताता हूँ स्लाइड पे लाकर, कि एक्स माइंड क्या है, पैडलेट क्या है, बुक क्रिएटर क्या है, प्लेटोगॉन क्या है। इसी तरीके से जो है तकरीबन टीचिंग में जो है 62 क्वेश्चन में से जो है 25 क्वेश्चन जो है सिर्फ इन सारी टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे हैं क्या, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई आईसीटी टूल है, कोई वेबसाइट है, यानी इस तरीके की चीजें जो है जो एजुकेशन के अंदर यूज हो जाती हैं, उस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सारी चीजों के फ्यूचर को जो है आप केयरफुल्ली जो है नोट करो, ठीक है। और एक जहां नोट करो, ताकि सबको जो है मिलाना या फिर सबको एक तरीके से समरी बनाना या सबकी रिवीजन करना आपके लिए जो है आसान हो जाए। जैसे टीचिंग के अंदर माइंड मैप के लिए बहुत सारे टूल्स इस तरीके से पूछे गए हैं। आपसे सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि वो टूल बताइए जिससे आप क्विज जो है क्रिएट कर सकते हैं, या जिससे जो है आप माइंड मैप बना सकते हैं, या जिसको जो है एजुकेशन में यूज किया जाता है। इस तरीके के काफी सारे टूल्स जो है आपको ऑप्शन वाइज में दिए गए हैं, और हर क्वेश्चन के तहत जो है आपको सारे टूल्स जो है बताए गए हैं। लेकिन आप में से अक्सर लोगों को जो है कोई भी टूल याद नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आज का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी उसी दिसंबर में से ही आया हुआ है, और वही मैं कह रहा हूँ कि 62 क्वेश्चन में से जो है 25 क्वेश्चन जो है वो इसी टूल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी इन क्वेश्चन की या इन टॉपिक्स की भी जो है अपनी एक अहमियत है। तो इस अहमियत को जो है या इस चीज को जो है आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपको देना है, हमें नहीं देना है, ठीक है। और ये एक नई टॉपिक है। चलिए। विच कोलेबरेटिव आईसीटी टूल अलाउस यूजर टू क्रिएट डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स टू शेयर एंड गैदर इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन जो है जिस भी ऑप्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके जून में ये चीजें जो है आ चुकी है। फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा कोलैबोरेटिव आईसीटी टूल है जो यूजर को ये अलाउ करता है कि वो एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाए। डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने का मतलब क्या, यानी एक डिस्कशन बोर्ड बनाए, बनाकर उसको शेयर करे और इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, गैदर कर सके। तो बताइए ऐसा आप किस में कर सकते हो, यस माइंड में, पैडलेट में, बुक क्रिएटर, या प्लाटोगॉन में। सर पैडलेट क्रिएटर, बुक रीडर, ऑप्शन हाँ, टू। देखिए यहाँ पे जो है ये पैडलेट है, ठीक है। पैडलेट में ही जो है हम डिस्कशन बोर्ड जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए डिस्कशन बोर्ड बनाने का मतलब ये हो गया कि जैसे जूम का जो फ्री फीचर होता है, अगर आप लोग उसको यूज करोगे एज अ टीचर, अगर आप जूम वाले फीचर में स्क्रीन को आप जो है शेयर करते हो, उसके अंदर जो है डिस्कशन बोर्ड, यानी जिसको हम बुलेटिन बोर्ड्स भी बोलते हैं, वो भी वहां पर मौजूद होता है। तो यानी उस फ्यूचर का एक फायदा ये होता है कि जैसे टीचर को जो कुछ लिख कर समझाना है वो आपको समझाएगा ही समझाएगा, यानी वो स्टूडेंट को सारी चीजें विजिबल होंगी। उसी तरीके से जब स्क्रीन स्टूडेंट पर शो होती है, तो स्टूडेंट भी क्या करते हैं, उस स्क्रीन पर कुछ भी लिखते हैं तो वो सबको जो है शो होती है कि यानी किस बंदे के जरिए ये चीज लिखी जा रही है। तो इस तरीके से हम डिस्कशन बोर्ड जो है शेयर करते हैं। टीचर भी लिखता है, कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेगा तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है अपना अपना रिस्पॉन्स जो है उस डिस्कशन बोर्ड पे क्या करते हैं, टाइप्स करते हैं, लिखते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, सबको विजिबल होती है। इसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं। देखिए बुक क्रिएटर जो है, यहाँ पे जो है आप अलग अलग टाइप के कंटेंट जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक तो जो है आप यहाँ से कंटेंट ले सकते हो, दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कुछ कंटेंट है तो उस कंटेंट को भी आप क्रिएट करके वहां पर डाल सकते हो,
ठीक है। इसके अंदर आप जो है डिजिटल या बुलेटिन बोर्ड वगैरह आप नहीं बना सकते। यक्स माइंड जो है वो आपका माइंड मैप बनाने के लिए यूज होता है। प्लैटगॉन जो है ये आपका एक एनिमेशन वीडियो सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत जो है चाहे आप एजुकेशन की फील्ड के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, एनिमेशन वीडियो जो है बना सकते हो। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 242। इन विच स्ट्रेटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की कौन सी स्ट्रेटेजी में जो है स्टूडेंट को जो है अंदरूनी और बाहर के सर्कल में अलग कर दिया जाता है। इन द इनर सर्कल स्टूडेंट हैव अ डिस्कशन एंड स्टूडेंट इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशन। तो अंदरूनी वाला जो दायरा होता है या अंदरूनी जो सर्कल होता है उसमें स्टूडेंट तो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और बाहर सर्कल वाले स्टूडेंट जो है उस डिस्कशन को सुनते हैं। तो ये किस में होता है, स्नोबॉल में, फिश बॉल में, जिक्सा में, या थिंक पेयर शेयर में होता है, बताइए। और ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, ठीक सर है जी। जिक्सा जिक्सा सर। क्वेश्चन 3। अभी जिक्सा से कल क्वेश्चन आया था, तो क्या जिक्सा में ये पूछा गया था? जिक्सा में तो ये पूछा गया था ना कि ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर जो पहलू होते हैं, जो एस्पेक्ट होते हैं, और उस एस्पेक्ट में से रिलेटेड ग्रुप में जो भी बंदा माहिर होता है वो अपना अपना काम लेकर करता है। ऑप्शन फोर्थ। नहीं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है दो ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप जो है ये आपका हो जाएगा इनर सर्कल। तो यानी इसके अंदर जो बच्चे बैठे होंगे वो डिस्कशन करेंगे, और ये बाहर वाले बच्चे सिर्फ इनकी बात को सुनते हैं और क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक, जैसे हाँ, इसको हम जो है फिश बॉल मेथड बोलते हैं, ठीक है। जिक्सा के अंदर ये हो गया है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी ग्रुप को दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट के जो भी पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर डायग्राम भी बनाना है, प्रोजेक्ट के अंदर इवेल्युएशन करना है, प्रोजेक्ट के अंदर असेसमेंट करना है। तो आपके ग्रुप के अंदर जो है ऐसे बंदे हैं जो डायग्राम बनाने में माहिर है, जो असेसमेंट करने में माहिर है, जो इवेल्युएशन करने में माहिर है। तो उस एतबार से उस ग्रुप प्रोजेक्ट का एक एक पार्ट जो है वो बंदे ले लेते हैं जो जिस फील्ड में माहिर होते हैं, ठीक है। तो यानी फिर उस एतबार से वो अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं, उसको हम जिक्सा स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर है थिंक पेयर शेयर। तो इसमें जो है सबसे अच्छा सिस्टम है, सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये भी बहुत आसान है। थिंक पेयर शेयर का मतलब ये हो गया, थिंक का मतलब होता है सोचना, पेयर मीन्स होता है ग्रुप बनाना, जोड़े बनाना, फिर उसके बाद चीजों को शेयर कर देना। तो थिंक में क्या होता है कि टीचर पहले बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चन पोस्ट करता है, कुछ क्वेश्चन देता है, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है बच्चे सोचते हैं कि क्या उनके पास उस क्वेश्चन के तहत नॉलेज है या नहीं है। ठीक, फिर अगर उनके पास जो है नॉलेज होती है या नहीं होती है, फिर ये बच्चे जो है अपना ग्रुप बनाकर जो है उस क्वेश्चन के तहत आपस में क्या करते हैं, सोचते हैं, यानी और मतलब ग्रुप में बनाकर सोचते हैं। तो ग्रुप वाइज नहीं सोचेंगे। मान लीजिए ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर जो है 3 बच्चे हैं, तो यानी हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअली सोचेगा, ठीक है। यानी इस ग्रुप में 3 बच्चे हैं तो ये अपना अलग सोचेगा, ये वाला अलग सोचेगा, ये अलग सोचेगा। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप है तो इसके अंदर जो है 4 बच्चे हैं, तो यानी ये 4 बच्चे जो है ये भी अपना इंडिविजुअली अलग अलग उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, सोचेंगे। फिर उसके बाद जो है सोचने के बाद ये सारे आपस में, यानी ग्रुप बना होगा, ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मैंने ये सोचा है, मेरे पास ये आइडियाज आई है, ये मेरे पास ये आइडियाज आई है। फिर उसके बाद जो है ये ग्रुप की आइडियाज जो है टीचर के पास जाती है, ठीक है। फिर इस ग्रुप की भी आइडियाज जो है टीचर के पास जाएंगे, फिर टीचर इन आइडियाज को लेकर पूरे ग्रुप में या पूरे क्लासरूम में क्या करता है, इन आइडियाज को शेयर करता है, डिस्कशन करता है। तो इसको हम बोलते हैं थिंक पेयर शेयर। यानी कहीं ना कहीं जो है ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है कि यानी यहाँ पर भी बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सोचने में, समझने में। देखिए, इज अ कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और आंसर और क्वेश्चन अबाउट एन असाइन रीडिंग। असाइन रीडिंग का मतलब यानी जो भी क्वेश्चन उनको असाइन किया गया है, जो भी चीज टीचर के जरिए उनको दी गई है, उस क्वेश्चन का वो आंसर करते हैं, एक साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। This strategy requires a student to think individually about a topic or answer to a question and share ideas with classmates। ठीक है, तो यानी ग्रुप में जो बच्चे होते हैं तो वो हर बच्चा ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली क्या करता है, सोचता है, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर कर सके। उसके बाद जो भी उनकी आइडियाज होती हैं वो क्लासमेट के साथ या पूरे क्लासरूम में क्या की जाती है, शेयर की जाती है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, थिंक पेयर शेयर। टीचर बिगिन बाय आस्किंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट द टेस्ट
टेक्स्ट स्टूडेंट थिंक अबाउट व्हाट दे नो और हैव लर्न अबाउट द टॉपिक। तो यानी टीचर जब कोई भी क्वेश्चन क्या करता है, बच्चों के सामने पोज करेगा, पूछेगा, तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि क्या उनके पास नॉलेज है या उस टॉपिक पे उन्होंने सीख रखा है कि नहीं सीख रखा है। तो थिंक में सिर्फ सोचने का काम होता है। पेयर्स मीन्स होता है ग्रुप बनाना यानी जोड़ा बनाना। ईच स्टूडेंट शुड बी पेयर विथ अनदर स्टूडेंट और अ स्मॉल ग्रुप। तो पेयर में क्या होगा कि हर स्टूडेंट जो है एक दूसरे स्टूडेंट के साथ जो है पेयर बना लेते हैं, यानी एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है। सिंपल सी बात है, यानी जोड़ा बन जाता है, यानी एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है। फिर स्टूडेंट शेयर देयर थिंकिंग विद देयर पार्टनर्स। तो ग्रुप में जो बच्चे इंडिविजुअली सोचते हैं ना, फिर सोचने के बाद वो अपने पार्टनर के साथ, यानी उनके ग्रुप में जितने भी बच्चे होते हैं, पहले वो आपस में जो है शेयर करते हैं कि मैंने ये सोचा है, मैंने ये सोचा है, मैंने ये सोचा है। फिर उसके बाद ये अपने ग्रुप के आइडियाज को क्या करते हैं, टीचर के पास भेज देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टीचर जो है उनके उन्हीं आइडियाज को लेकर पूरे मतलब डिस्कशन में या पूरे क्लासरूम में क्या करता है, शेयर करता है। फिर उसी पर जो है बातचीत होती है। आ गया समझ में थिंक पेयर शेयर है क्या? तो इसको आपको ये याद रखना है कि ये भी जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है। ठीक, इज दिस क्लियर? जी सर। जी सर। गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 243। अब देखिए ये भी जो है अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, यानी जो क्लास हुई थी, जो पिछला बैच हुआ था, उसके अंदर जो है हमने लर्नर रिलेटेड फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। और ये क्वेश्चन जो है आपके 2008-2007 का जो है पीवाईक्यू से, और कब पूछा गया है, दिसंबर में पूछा गया है। ठीक है, मुझे चीजें याद है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है आपका 2007 या 8 के अराउंड का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये दिसंबर में पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यूज करते हैं, आपको याद होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो है करके आएंगे, आप गलत नहीं करके आओगे। कहा गया है कि फॉलोइंग में से कौन सा लर्नर रिलेटेड फैक्टर है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मुतासिर कर सकता है। लर्नर्स लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, लर्नर्स रीडनेस एंड विल पावर। रीडनेस मींस यानी लर्नर का जो चुस्ती वाला पावर, मुस्तैदी वाला, ठीक है, तैयारी वाला पावर, चुस्ती फुर्ती वाला जो पावर है वो बहुत अच्छा है। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर। तो कौन सा लर्नर रिलेटेड फैक्टर यहाँ पे होगा? सेकेंड ऑप्शन सर, ए बी सी डी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें ई को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये टीचर रिलेटेड फैक्टर जो है पूछा गया है, और हमसे मतलब इसमें बात कही गई, तो इसको जो है हमें यहाँ से हटाना है। ठीक है, फिर उस एतबार से हम देखेंगे ए बी सी डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 244। विच आईसीटी टूल अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज एंड क्यूरेट कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज वेबसाइट, आर्टिकल एंड वीडियोस। कौन सा आईसीटी टूल है जो यूजर को ये अलाउ करता है कि वो वेरियस सोर्सेज से, यानी वेबसाइट से, आर्टिकल से एंड वीडियो से जो है कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। यानी इन सोर्सेज से वो कंटेंट निकाल कर चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मुरतब कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। किस सोर्स से करते हैं? एडी पजल, वेकलेट, पिक्सटॉन या स्क्रीन कॉस्टोमेटिक? सर ऑप्शन ए। देखिए ईडी पजल में तो हमने ये पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो है मतलब सोर्सेज नहीं मिलते हैं आपको, मतलब कंटेंट लेने के लिए। ईडी पजल में हमने ये पढ़ा था कि आप यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, उसके अंदर अपनी ऑडियो डाल सकते हो, मतलब ऑडियो या वीडियो को जो है आप कट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, क्विज वगैरह को जो है वीडियो में आप डाल सकते हो। ईडी पजल के ये सारे फीचर होते हैं। ये है टू। ठीक है, ये एक नया ऑप्शन क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए वेकलेट क्या इज अ ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेशन टूल दैट अलाउ यूजर टू सेव, ऑर्गेनाइज एंड शेयर कंटेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग वेबसाइट, आर्टिकल एंड वीडियोस। यूजर कैन क्रिएट कलेक्शन ऑफ कंटेंट ऑन एनी टॉपिक एंड देन शेयर दिस कलेक्शन विद अदर्स। यानी इसके अंदर जो है आप कंटेंट को क्या करते मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कंटेंट को लेकर सेव कर सकते हो, ठीक है, और उसको दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। इसी तरीके से जो है आप किसी भी टॉपिक पर जो है कंटेंट का कलेक्शन भी बना सकते हो, यानी मुख्तलिफ तरीके के कंटेंट को आप लिख भी सकते हो किसी भी टॉपिक पर, और उसको दूसरे के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। टेक्सटन जो है ये भी आपके ऑप्शन में आ चुका है। आपको जो है जून के क्वेश्चन में ये चीज जो है हमने पढ़ाई है।
is a web-based app that give teacher and student a unique way to create stories. तो यानी फिक्शन जो है एक तरीके का एप्लीकेशन है, यानी एक यूनिक तरीका, एक अनोखा तरीका है जिसमें टीचर और स्टूडेंट को जो ये मतलब इसको यूज करके वो लोग क्या करते हैं, स्टोरी बनाते हैं थ्रू डिजिटल कॉमिक्स। देखिए जब भी फिक्शन से क्वेश्चन आएगा या तो वहां पर वर्ड यूज होगा स्टोरीज या फिर ये कॉमिक्स। कॉमिक्स मीन्स होता है हंसना मजाहिया, तो यानी वहां पर जो है इस ऐप में जो है डिजिटल पंपलेट जो है यानी हंसने वाले मजाहिया पंपलेट जो है वहां पर मौजूद होते हैं। उस पंपलेट को जो है यूज करके मतलब स्टोरी जो है क्या की जाती है, बनाई जाती है। तो स्टोरी जो है टीचर और स्टूडेंट किस चीज पे बनाएंगे, एजुकेशनल स्टोरीज बना सकते हैं, हिस्ट्री की बना सकते हैं, आर्ट की बना सकते हैं, साइंस की बना सकते हैं। वो टीचर और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो किस टाइप की स्टोरी जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर कीवर्ड है स्टोरी एंड कॉमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 245, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो है फॉलोइंग में से कौन से टाइप्स है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक या सिमेंटिक। तो इसमें से कौन सी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो है टाइप्स होगी। BC A और B सर। There are 4 options. A B C। देखिए ये सब है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, पढ़ा पढ़ा हुआ तो सारा है बट आप लोगों को रिकॉल नहीं हो रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी स्प्लिट अप टू डिक्लेरेटिव मेमोरीज एंड प्रोसीजरल मेमोरीज। पहले आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो है दो टाइप्स होती है, एक होती है डिक्लेरेटिव, दूसरा होता है प्रोसीजरल। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी हम उन मेमोरी को बोलते हैं यानी जिसको हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं, यानी जहां पर जो है हमें नॉलेज को अपने माइंड में लाने के लिए, रिकॉल करने के लिए कॉन्शियसली जो है हमें काम करना पड़ता है, यानी अपने माइंड में चीजों को हमें रिकॉल करने के लिए माइंड पे जोर देना पड़ता है। जैसे एग्जाम हॉल में अगर आप बैठते हो कुछ लिखने के लिए, तो वहां पर जो आपका माइंड काम करता है, तो उस माइंड पे आप एक तरीके से जोर देते हो, आप सोचते हो, आप कॉन्शियसली सोचते हो, बिल्कुल अकल लगाकर सोचते हो कि आपके पास ताकि सही नॉलेज आए, ठीक है, सही चीजों को आप रिकॉल कर पाए। तो वो वाली मेमोरी उस टाइम पे जो आपकी काम करती है, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। उसी को एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सप्लिसिट का माना हमने आपको बताया था, यानी जो चीज वाजे हो जाए, ठीक है, जैसे एग्जिट से हमने आपको बताया था एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन। प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, विच आर इम्प्लिसिट इन दे वे आर टिपिकली अनेबल टू कॉन्शियसली रिकॉल देम, यानी जहां पर चीजों को रिकॉल करने के लिए हम अनकॉन्शियसली काम करते हैं, यानी यहाँ पर हमारा माइंड जो है अनकॉन्शियसली काम करता है, यानी हमें अपने माइंड पे जो है जोर देना नहीं पड़ता। तो प्रोसीजरल की एग्जांपल आप देख सकते हैं, वन एग्जांपल वुड बी राइटिंग अ बाइक, you might struggle to consciously recall how to manage the task but we can unconsciously perform it with relative ease। कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी आप बाइक को चलाते हो तो बाइक चलाने के लिए जो है आपको अपने माइंड पे जोर देना नहीं पड़ता है कि यानी आपको गियर कब लगाना है, ठीक है, या इस तरीके से क्लच आपको कब छोड़ना है, ठीक है, किस तरीके से किस गियर में कितनी मतलब गाड़ी को भगाना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है आपको अपने माइंड पे जोर लगाकर सोचनी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्रोसीजरल मेमोरी आप एक तरीके से बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं आपकी स्किल से रिलेट करती है। कंप्यूटर आप चलाते हो तो क्या कंप्यूटर को जब भी आप चलाने आप बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी बटन पहले ओपन करनी है, कौन सी कब करनी है, कौन सी कब करनी है। तो प्रोसीजरल मेमोरी ये वो मेमोरी होती है जहां पर नॉलेज को रिकॉल करने के लिए जो है आपको कॉन्शियसली जो है फोकस नहीं करना पड़ता। ठीक, तो अब देखेंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी की जो है टू टाइप्स होती है, एक होती है एपिसोडिक और दूसरी होती है सिमेंटिक मेमोरी। तो यानी यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लस उसके सब टाइप्स के बारे में भी पूछा गया है। सब टाइप्स किसके अंदर आएगा, डिक्लेरेटिव मेमोरी की जो सब टाइप्स हो यानी उसके जो कुछ टाइप्स हो, एक होती है एपिसोडिक, दूसरी होती है सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी आपकी ये वो मेमोरी होती है जब आपकी मतलब आपकी जिंदगी में जो है जो कुछ भी एक्सपीरियंस आपने अपनी जिंदगी में गेन कर रखा है, ठीक है, जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस हासिल कर रखे हैं, जैसे आप क्लास 4 में थे, आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप पहले दिन क्लास में गए होंगे तो आपके आपके मतलब आप एक तरीके से लड़ाई हो गई है, टीचर से लड़ाई हो गई है, बच्चों से लड़ाई हो गई, ये कहीं ना कहीं एक तरीके की क्या है एक्सपीरियंस जो आपने जो है क्लास 4 में क्या कर रखा है, झेल रखा है। या इस तरीके से आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपने उस बीमारियों को, उस परेशानियों को जो है झेल रखा है। जब इस तरीके वाली चीजों को आप क्या करते हो, सोचते हो अपने माइंड में, उस इवेंट को आप सोचते हो जो इवेंट आपके साथ हुआ है पहले,
ठीक है। तो वो किस मेमोरी में होता है? आपके एपिसोडिक मेमोरी में होता है। तो सिमेंटिक मेमोरी आपकी वही डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, क्योंकि उसी की ही सेम टाइप्स है, जहां पर आप कॉन्शियसली आप क्या करते हो, चीजों को रिकॉल करते हो, फोकस करते हो, वही होती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक को एपिसोडिक इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जैसे आपके जिंदगी में जो कुछ भी इवेंट होते हैं या जो जो कुछ भी चीजों को आपने झेल रखा होता है थ्रू द एक्सपीरियंस, वो आपके एक एपिसोड फॉर्म में होते हैं। एपिसोड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे क्लास 4 में आपके साथ कुछ अलग हुआ होगा, ठीक है, क्लास 5th में जो है आपके साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्लास 6 में जो है कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो यानी ये वाली मेमोरी जो है आपके सारे एक्सपीरियंस को एक तरीके से एक एपिसोडिक फॉर्म में रखती है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ अलग किए थे, सेकंड में कुछ अलग किए थे, थर्ड में कुछ अलग किए थे, फोर्थ में जो है कुछ अलग किए थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है आपकी चलती रहती है एपिसोडिक मेमोरी में, यानी जो इवेंट आपकी जिंदगी में होते हैं और जब आप उसको रिकॉल करते हो, याद करते हो, तो वो किस में होता है? एपिसोडिक मेमोरी में होता है। क्लियर? जी सर। चलिए, देखिए इसको आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव की जो है एपिसोडिक सिमेंटिक, और एपिसोडिक मेमोरी को एक्सपेरिमेंटल एपिसोडिक भी बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल भी बोलते हैं, इसी तरीके से फ्लैश हब मेमोरी भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है ये एपिसोडिक मेमोरी के ही आते हैं। तो इसको भी जो है आप नोट कर सकते हो, ऑप्शन में देकर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 246। A teacher want to access the student's performance and want to give immediate feedback। ठीक है, एक टीचर जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जानना चाहता है और वो उनको इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है। विच सॉफ्टवेयर विल यू सिलेक्ट फॉर द असेसमेंट? तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो असेसमेंट के लिए जो है यूज करेगा? कहूट है, प्लॉटगॉन है, स्क्रीन कास्टोमेटिक है, एनीमेकर है, या क्विज़िज है? बताइए। Quizzes, quizzes. ए और ई सर। हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कहूट एंड क्विज। देखिए प्लॉटगॉन जो है मैंने अभी आपको बताया किस चीज के लिए यूज होता है, एनिमेशन वीडियो के लिए यूज होता है। एनीमेकर जो है एनिमेशन प्लस मेकर का को मिलाकर ये वर्ड बनाया गया है एनीमेकर। तो ये भी जो है एनिमेशन के लिए ही यूज होता है। स्क्रीन कॉस्टोमेटिक जो है ये स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कहूट जो है ये आपका यहाँ पर जो होता है ना गेमिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। कहोट में जो है गेमिंग बेस्ड जो है क्वेश्चन टीचर क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिसको बच्चे करते हैं और उसके मुताबिक उनको क्या किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक दिया जाता है। क्विज में क्विज करवा के देगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 247। स्टेटमेंट 1, द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर्स स्टूडेंट रेदर देन कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। कह रहे हैं कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो स्टूडेंट वो लर्निंग के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के बजाय जो है वो स्टूडेंट की एक तरीके से क्या करता है, तरबियत करता है, यानी उनकी परवरिश करता है, उनको सही राह दिखाता है। नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग जो है लर्निंग के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के बजाय जो है स्टूडेंट की क्या करता है, परवरिश करता है, तरबियत करता है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है, इन द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर हु हैज काउंसलिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट एंड हु गाइड्स देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग में जो है टीचर्स का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का होता है, जिसमें टीचर जो है मतलब काउंसलिंग के तौर पे मतलब काम करता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है और टीचर जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या करता है, उनको गाइड करता है। तो अगर मैं आपको एक वर्ड में समझाऊं कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग जो है ये सिर्फ स्टूडेंट को एक तरीके से एक राह दिखाता है, यानी जो बच्चे पढ़ने से थोड़ा सा अनएबल होते हैं उनको ये गाइड करता है, उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट पे जो है ये फोकस करता है, उनकी अच्छी तरबियत करता है, ठीक है, यानी उनको एक आगे की राह दिखाता है। कंट्रोलिंग सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग का मतलब ये हो गया कि यानी वो बच्चे जो एबल है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये मॉडल जो है लर्निंग की सीक्वेंस को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि उनको गाइड करता है, उनकी ग्रोथ पे जो है काम करता है, उनके डेवलपमेंट पे काम करता है, उनको सही राह दिखाता है, उनकी अच्छी परवरिश करता है, ठीक। जी बताइए। दोनों सही है। दोनों सही है सर। हाँ, तो फिर ये जो है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए ये क्वेश्चन जो है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे नए क्वेश्चन है और इस मॉडल में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ सीक्वेंस लगाने की चीज नहीं है कि मैं आपको लाकर बताऊं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप मतलब इस नॉलेज को जो है आप इस क्वेश्चन के तहत ही जो है याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर है 248, एज पर देवीज विजन ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्नर शुड डिमोस्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। कह रहे हैं कि देवी के जो है लर्निंग के विजन के मुताबिक लर्नर जो है, लर्नर को अपनी नॉलेज को जो है क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन के थ्रू डिमोस्ट्रेट करनी चाहिए, ठीक है। देवी की जो लर्निंग की थ्योरी है, या हम बोल सकते हैं कि इनकी जो लर्निंग की फिलॉसफी है, वो ये कहते हैं कि लर्नर को अपनी नॉलेज को क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन के थ्रू क्या करना चाहिए, डिमोस्ट्रेट करना चाहिए, यानी उन्हें करके दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लर्नर। पियाजे के मुताबिक ये कहा गया है कि लर्निंग का जो डेवलपमेंट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो किसी भी स्टेज से होकर नहीं गुजरती है। क्या ऐसा पियाजे ने ये बात बोला है? सर पहला सही है, पहला दूसरा सही दूसरा गलत। गलत सर। दूसरा गलत। दूसरा क्यों गलत होगा? जी बताइए। सर इसमें वो स्टेजेस होते हैं ना। हाँ, तो इसमें जो है पियाजे का जो है डेवलपमेंट जो है, इसने 4 स्टेजेस बताए। इसने कहा है कि लर्निंग जो है या फिर लर्नर जो है वो 4 स्टेज के थ्रू ही होकर गुजरता है और सीखता है, ठीक है। जिसमें सेंसरी मोटर मतलब पहला स्टेज है, फिर उसकी तरीके से प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, फिर उसी तरीके से कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है। तो इसने कहा कि लर्निंग जो है वो 4 स्टेज के तहत जो है होकर गुजरती है। देखिए, डेवीज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वाज चिल्ड्रेन लर्न बाय डूइंग। डेवी आर्ग्यू दैट चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम यूजिंग देयर एंटायर बॉडीज इन मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। तो देवी की जो एजुकेशन की फिलोसफी है, ठीक है, इसने क्या कहा है कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, यानी अगर बच्चे के पास कोई नॉलेज है तो बच्चों को वो चीज जो है करके दिखानी चाहिए। जब तक बच्चे उस चीज को करके दिखाएंगे नहीं, उस चीज को डिमोस्ट्रेट नहीं करेंगे, यानी जब तक उनकी पूरी बॉडी जो है किसी काम को करने में इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। इस वजह से उनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्टिविटीज है, उसको उन्हें क्या करना चाहिए, डिमोस्ट्रेट करके दिखाना चाहिए, यानी करके उन्हें सीखना चाहिए, लर्न बाय डूइंग, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 249, डोमेन्स ऑफ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपोनेंट ऑफ डोमेन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, इंस्ट्रक्शन है, क्लासरूम इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड सेकंड ऑप्शन, आंसर, थर्ड सेकंड थर्ड ऑप्शन। देखिए, यहाँ सेकंड। पे है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। अगर हम किसी चीज के बारे में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लान में ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक गोल सेट करते हैं। प्लान करने का मतलब ही यही हो गया कि यानी आपको चीजें सेट करनी है कि किस तरीके से आपको काम करना है। इंस्ट्रक्शन में जो है आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, और फिर इसी तरीके से आप देख, सॉरी, हाँ 2 है ना, बी का 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सी का आप 2 से मिलाओगे, क्लासरूम इन्वायरमेंट एस्टेब्लिशिंग अ कल्चर फॉर लर्निंग, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 250, लर्निंग इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। कह रहे हैं कि लर्निंग को जो है सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पे जो है कंसीडर किया जाता है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि लर्निंग से ही समाज में चीजें क्या होती है, कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि सोशल कंस्ट्रक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायरेबल बिहेवियर। सोशली डिजायरेबल बिहेवियर का मतलब क्या, यानी जिस बिहेवियर को समाज क्या करता है, पसंद करता है। तो ये कह रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो सोशली डिजायर बिहेवियर के जरिए ही डेवलप किया जाता है। यानी हमारा समाज में जो बिहेवियर चलता है, जिस बिहेवियर को लोग क्या करते हैं, जिस बिहेवियर की तरफ लोगों का रगबत होता है, मैलान होता है, जिस बिहेवियर को लोग चाहते हैं, उसी के मुताबिक जो है सोशल कंस्ट्रक्ट को समाज में डेवलप किया जाता है। यस सर। सर दोनों सही है। हाँ, तो ये बोथ ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 251, तो यहाँ से जो है इन्वायरमेंट से क्वेश्चन शुरू हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल दिल खुश हो जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप कंट्रीज एंड प्लेस हैवियर बर्डन ऑन देम। कह रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल ने जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पे ही बाइंड किया है और उन पर एक तरीके से हैवी बर्डन रखा है, यानी सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज पे ही जो है रिड्यूस करने का टारगेट बाइंड किया गया है।
सेकंड स्टेटमेंट में ये बात बोली जा रही है, क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विथ UNFCCC। कह रहे क्योटो प्रोटोकॉल का जो है UNFCCC के साथ जो है कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए। थर्ड ऑप्शन सर। पहला सही है, पहला दूसरा गलत। हाँ, क्योंकि अभी कल हमने जो है क्योटो की गैस के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है एक लाइन में हमने लिख दिया था कि ये UNFCCC का ही क्या है, एक्सटेंशन है। क्योंकि UNFCCC जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसेस को मतलब कम करने के लिए आई थी, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आई थी, तो उसी के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है लाया गया है। तो यानी इसका इससे रिलेशन है। क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात बोली गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वही सिर्फ क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करेंगी, क्योंकि इन कंट्रीज ने जो है बहुत ज्यादा पहले पॉल्यूशन कर लिया है और ये पॉल्यूशन कर करके ही जो है ये आगे बढ़ी है। डेवलपिंग कंट्रीज पे जो है इन्होंने कोई भी टारगेट नहीं रखा था, और इसमें ये वजह इन्होंने दी थी कि अगर अभी जो है हम डेवलपिंग कंट्रीज पे टारगेट रख देंगे तो ये कंट्रीज जो है कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है, ये सारी चीजें जो है चलती है, और कंट्री का जो भी GDP है, आप बोल सकते हो जो भी इकोनॉमी है, वो इन्हीं सारी चीजों से जो है क्या होती है, ऊपर होती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US UK वगैरह है, इन लोगों ने जो है बहुत ही ज्यादा जो है पॉल्यूशन मचा रखा है, तो इन्हीं के ऊपर ये क्या करती है, कैद लगाती है कि पहले आप ही लोग जो है कम करो, फिर उसके बाद जो है डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो है डेवलप्ड हो जाए, तब उन पर जो है रोक लगाई जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 252। इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन है जो है कि चलो हम मतलब सूरज को क्या करते हैं, रोशन बनाते हैं, रोशनदान बनाते हैं, रोशनदार बनाते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। कह रहे हैं कि हर घर कितना भी दूर है उसमें क्या होगी, लाइट होगी। तो क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन, उसकी थीम ये है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन जो है उसका मतलब थीम ये है। दोनों सही लिखा गया है यहाँ पे। सर पहला गलत, दूसरा सही। देखिए यहाँ पे जो है दोनों चीजें सही लिखी सर गई दोनों। हैं। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें से कुछ भी, किसी भी वर्ड को ना घटाना है ना बढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा और आपका नहीं बनाया हुआ है, तो ये ऐसे ही जो है विजन जो है और इसका मिशन जो है इसी तरीके से सेट किया गया है, तो ये याद रखना है। इससे पहले देखिए विजन से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, मिशन मेरे ख्याल से ये पहले बार क्वेश्चन में आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 253। लिचिस, लिचिस जो है क्या होते हैं, क्या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होते हैं, अलगाई फाउंड ऑन यूरोथ्रोपिक लेक, यानी मतलब यूरोथ्रोपिक लेक पर जो मतलब वो काई वगैरह पाई जाती है वो होते हैं, या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, या कंटेमिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग फ्रॉम लैंडफिल, या लैंडफिल से जो लिक्विड चीजें ड्रेन होती है, निकलती है, गंदी लिक्विड चीज जो निकलती है, यानी हम कह सकते हैं कि लैंडफिल से जो है गंदा पानी निकलता है, वो होता है। लीचेस क्या होते हैं? सर डी। सर ऑप्शन डी। 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 देखिए लैंडफिल जो है ये क्या होती है, कूड़ा फेंकने की जगह होती है, जहां पर कूड़े को क्या किया जाता है, एल। फेंका जाता है। ठीक है, leaches is defined as any contaminated liquid that is generated from landfill or industrial waste। तो यानी लीचेस को आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा कंटिमिनेटेड पानी, यानी कोई भी ऐसा नापाक पानी या ऐसा गिलाजत वाला पानी जो लैंडफिल या इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीचेस बोलेंगे। यानी किसी भी कंटिमिनेटेड लिक्विड चीज को जो है आप लीचेस बोल सकते हो। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 254। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ब्लू बेबी डिसीज। तो ब्लू बेबी डिसीज के लिए जो है फॉलोइंग में से कौन सा पॉल्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? मरकरी, सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। ए सर। नहीं, नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है यहाँ इसमें। पर जो है नाइट्रेट है, मरकरी, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट या सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जो है नाइट्रेट होता है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है रिपीटेड है। देखिए ब्लू बेबी डिसीज जो है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, इसको काइनोसिस भी बोला जाता है, इसको मिथीमोग्लोबिमीनिया भी कहते हैं। is a condition in babies in which their skin appear blue or purple tint. This happen when there is not enough oxygen in the blood। देखिए ये एक कंडीशन है बेबी के अंदर, जब बेबी की स्किन जो है क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है, इस तरीके से जामुनी टाइप के कलर की हो, यानी जामुन के कलर के टाइप्स की हो जाती है,
और ये क्यों होती है? क्योंकि बेबी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये किस वजह से होती है? अगर बेबी जो है कुछ ऐसा फूड या कुछ ऐसा पानी पी लेता है जिसके अंदर नाइट्रेट पॉल्यूशन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, या फिर उस बच्चे के अंदर जो है पैदाइशी कोई डिफेक्ट है, यानी पैदा हुआ उसने गंदा पानी पी या कुछ इस तरीके की चीजें उसके अंदर है, या फिर उसको जो है कुछ दिल की बीमारी है या फिर कुछ लंग डिसीज जो है यानी फेफड़े की कुछ बीमारी है, तो ये कुछ इस तरीके की वजूहात बताए गए हैं जिस वजूहात के बिना पर जो है बेबी के मतलब स्किन हम बोल सकते हैं उनके जिस्म में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये सारे सिम्टम उसके बदन पर दिखने लगते हैं। सिम्टम क्या होता है? उसकी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है या पर्पल टाइन हो जाती है, यानी जामुन टाइप के कलर की हो जाती है। ठीक, तो याद रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 255, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ ओजोन लेयर? तो फॉलोइंग में से कौन सी गैसेज है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है? CFC, हेलोन, डाइऑक्सीन या HCFC? डॉक्टर सी फिर सर। ऑप्शन सी। हाँ देखिए, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान जो है ना, ये आपका वेस्ट इंसाइनरेशन के दौरान निकलता है, यानी जब हम वेस्ट को जलाते हैं तो उस दौरान जो है डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान जो है निकलते हैं, और इससे जो है ओजोन लेयर को क्या होते मतलब ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। बाकी CFC है, हेलोन्स है, HCFC, ये सारी क्या करते हैं? ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 256, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए अबाउट फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क आर ट्रू? तो फायरवॉल के बारे में स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा ट्रू है? कह रहे हैं कि फायरवॉल्स आर ओनली अवेलेबल एज हार्डवेयर डिवाइस एंड ओनली एग्जामिन ट्रैफिक एंटरिंग अ नेटवर्क। कह रहे हैं कि फायरवॉल जो है सिर्फ क्या मतलब हार्डवेयर डिवाइस के तौर पर अवेलेबल होता है और सिर्फ जो है वो नेटवर्क एंट्री की ट्रैफिक को ही चेक करता है। फायरवॉल अलाउ अ यूजर टू सेट रूल फॉर नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल जो है यूजर को ये अलाउ करता है कि वो नेटवर्क ट्रैफिक के लिए जो है रूल सेट करें। फायरवॉल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑल मलेशियस ट्रैफिक। क्या फायरवॉल जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है सारे मलेशियस ट्रैफिक को स्टॉप कर देता है? फायरवॉल बैकअप ऑल डेटा दैट इज ट्रांसमिटेड अराउंड अ नेटवर्क। यानी कि फायरवॉल जो है सारे डेटा का बैकअप कर लेता है, यानी सारे डेटा की जो है एक डुप्लीकेट फाइल बना के रख लेता है जो नेटवर्क पे, जो पूरे नेटवर्क पे ट्रांसमिट किए गए हैं, यानी जो पूरे नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसमिट किया गया है, क्या उन डेटा की ये क्या कर लेता है? डुप्लीकेट फाइल बनाकर रख लेता है। फायरवॉल कैन बी यूज टू ब्लॉक एक्सेस टू सर्टन वेबसाइट। फायरवॉल का जो है यूज किया जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। तो बताइए फायरवॉल के फ्यूचर कौन कौन से हैं यहाँ पे? सर BDE। BE सर। B&E, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें देखिए आपको पढ़ाया गया है कि फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर भी होता है एंड हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें जो है ओनली हार्डवेयर लिखा गया है। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो है ये नेटवर्क ट्रैपिंग के साथ साथ जो है वो उन वेबसाइट को भी क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए जो है पहले आपको सेट ऑफ रूल करना पड़ेगा, यानी जो भी रूल्स होते हैं उस रूल को जो है आपको सेट करना पड़ेगा, तब जाके जो है सारी मलेशियस ट्रैफिक या वेबसाइट्स वगैरह जो भी होती है वो उनको स्टॉप करेगा। ठीक है, ये डेटा का बैकअप नहीं करता है, ये सही हो जाएगा और ये जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 257, तो यहाँ पर जो है यूज है अप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइस और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। बताइए मैच करके। क्विक। फर्स्ट ऑप्शन सर। तीसरा वाला फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन। सर ऑप्शन सी। तीसरा वाला ऑप्शन ही आएगा, सी। हाँ देखिए, माउस में क्या है? टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट से मतलब कोई भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं तो माउस के जरिए ही करते हैं। टू टाइप डेटा इनटू अ डेटाबेस, तो कीबोर्ड के जरिए ही जो है हम डेटा को क्या करते हैं? टाइप करते हैं। टू इनपुट कैंडिडेट्स आंसर मार्क इन प्री डिटरमाइंड ऑफ पोजीशन, तो प्री डिटरमाइंड पोजीशन में जो आंसर मार्क किया जाता है वो OMR शीट में ही किया जाता है। टू इनपुट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक कार्ड, तो एक बैंक कार्ड से जो है डायरेक्टली डेटा को जो इनपुट किया जाता है वो चिप रीडर की मदद से किया जाता है। तो इस एतबार से जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा।
चलिए, अ म्यूजिशियन यूज अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन टू डाउनलोड म्यूजिक इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहे हैं कि एक म्यूजिशियन मतलब म्यूजिशियन जो है एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए। इसी सिलसिले में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट की स्पीड से रिलेट करता है, हमने आपको बताया है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड मींस जो है जो इंटरनेट की स्पीड से रिलेट करता है कि इंटरनेट की स्पीड हाई है कि लो। तो कह रहे हैं कि सम रूरल एरियाज इन इंडिया हैव पुअर ब्रॉडबैंड एक्सेस। कह रहे हैं कि इंडिया के कुछ रूरल एरियाज में जो है ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है वो बिल्कुल पुअर है, यानी सही नहीं है। देयर इज नो नीड टू डायल अप ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड इज ऑलवेज कनेक्टेड। कह रहे हैं कि डायल अप कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है हमेशा कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, डायल अप कनेक्शन होता है एक, एक होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप फर्क देखेंगे तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो डायल अप कनेक्शन से जो है बहुत ही ज्यादा जो है फास्ट होता है, बहुत ही ज्यादा जो है तेज होता है। डायल अप कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से क्या होता है, लो होता है स्पीड में। तो ये डिफरेंस जो है आप याद रख लेना। यू कैन नॉट यूज द लैंडलाइन फोन एट द सेम टाइम वाइल यूजिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट। कह रहे हैं कि जो है आप लैंडलाइन फोन को जो है यूज नहीं कर सकते सेम टाइम पर जब आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट को यूज कर रहे हो। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा सही होगा। A B sir. ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि सारे ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो सेम टाइम पे जो है हम लैंडलाइन फोन का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो मैंने आपको दो वर्डों में बता दी, यही है इसकी पूरी कहानी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो डायल अप कनेक्शन से जो है स्पीड में काफी तेज होता है, डायल अप कनेक्शन जो है स्लो होता है इससे स्पीड में। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर है मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज है, इसको आपको मैच करके बताना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इनफ्रेंस इंजन है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी। देखिए थर्ड है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है, एक डिजाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर आप ग्राफिक डिजाइन करते हो, मैगजीन डिजाइन करते हो। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी जो है फोटोज वगैरह जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में आप क्या करते हो, डिजाइन करते हो। और ये डिजाइन का जो है एक तरीके से काफी हाई लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको सीखने में भी काफी मेहनत पड़ती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप देखोगे तो यहाँ पे स्लाइड शो लिखा गया है, प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया स्लाइड शो, जैसे आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है तो ये वही है। इन्फ्रेंस इंजन जो है ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी हम कह सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन की ही एक टाइप से ये होती है। इसको हमें क्या करना है, टू से मिलाना है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम क्या करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की जो रिकॉर्ड को रखता है उसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आपका क्या आएगा, एक्सेल आएगा, क्योंकि एक्सेल ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है लोगों के रिकॉर्ड्स वगैरह जो है रखे जाते हैं। एक्सेल भी आप मान सकते हो, एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं तकरीबन वो इसमें यूज होते हैं। लेकिन जहां तक डेटाबेस में जो सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज होता है वो आपका एमएस वर्ड यूज होता है और एमएस एक्सेल यूज होता है। चलिए, कैन स्टेटमेंट वन में वेब एक्स बाई डेल टेक्नोलॉजीज इज लीडिंग एंटरप्राइज सॉल्यूशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मीटिंग स्क्रीन शेयर एंड वेबिनार्स। कह रहे हैं कि वे मतलब वेब एक्स जो है, कह रहे हैं कि ये डेल टेक्नोलॉजी का है। और ये किस लिए, वेब एक्स जो है एक तरीके का एप्लीकेशन है, कह रहे हैं ये डेल टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहे क्या ये ऐप जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, स्क्रीन शेयर एंड वेबिनार के लिए जो है यूज किया जाता है। GIF is an image file format and stand for graphic interactive format। तो बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, GIF का फुल फॉर्म भी सही लिखा गया है। दोनों से। सर पहला सही है, दूसरा गलत है सर। देखिए सर यहाँ पे दूसरा जो है वाला। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वेब एक्स के जो फ्यूचर लिखे गए हैं, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन ये डेल टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बनाया गया है बल्कि ये सिस्को सिस्टम के जरिए बनाया गया है। ठीक है, सिस्को सिस्टम ये भी एक कंपनी है। WebEx is actually a product of Cisco system. WebEx is a multi-functional desktop video audio conference call application. WebEx mobile app available for iPhone, iPad, Android and BlackBerry। ठीक है, तो यानी इस ऐप के जो है फ्यूचर आपको याद रखने हैं और इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है जिसके जरिए इसको बनाया गया है।
GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इंटरचेंज। जी ठीक है, सर। चलिए। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में द मोस्ट सुइटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन नेटवर्क सर्वर इज ब्लू-रे डिस्क। कह रहे हैं कि मोस्ट सुइटेबल स्टोरेज मीडियम डेटा को स्टोर करने के लिए नेटवर्क सर्वर पर जो है वो कौन सा मीडियम है? ब्लू-रे डिस्क है। फिर कह रहे हैं कि एन ऑप्टिकल डिस्क विच कैन नॉट हैव डेटा अपडेशन इज अ CD-ROM। कह रहे हैं कि एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, जिसमें डेटा अपडेशन जो है नहीं हो सकता, यानी जिसमें डेटा को जो है आप रीराइट नहीं कर सकते, वो कौन सी है? CD-ROM होती है। तो क्या CD-ROM में जो है डेटा अपडेट नहीं किया जा सकता? और या मतलब स्टोरेज के लिए जो मीडियम होता है नेटवर्क स्टोरेज पर या नेटवर्क सर्वर पर, वो ब्लू-रे डिस्क होती है। बताइए। CD-ROM का सर फुल पहला फॉर्म। गलत है। तो पहले में अगर ब्लू-रे डिस्क नहीं आएगा तो उसके जरिए उसकी जगह जो है कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए? नेटवर्क मीडियम का मतलब ये हो गया नेटवर्क सर्वर का कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर चलाते हुए भी बहुत सारे फाइल्स को जो हम डाउन मतलब एक तरीके से सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो किस मीडियम में जाता है? देखिए, ब्लू-रे डिस्क नहीं होगा यहाँ पर। जो HDD एंड SSD का हम इस्तेमाल करते हैं ना, HDD एंड SSD का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लू-रे डिस्क का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी अगर आप देखोगे ये CD-ROM जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो रोम लगा हुआ है। रोम के बारे में हम तो यही पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो चीज एक बार लिख दी जाती है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, यानी उसको आप मिटा नहीं सकते, उसमें आप फिर दोबारा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये सारी चीजें जो है रिवाइज करके जाइएगा, कंप्यूटर के जो भी मेमोरी के कंपोनेंट हैं, ठीक है। इसी वजह से बोलता हूँ रिवीजन आप लोग जारी रखिए। तो अगर रिवाइज आप लोग करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसी चीजों में जो है गलती नहीं होगी। चलिए, ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर मेथड, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। OCR है, OMR है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, MICER है, ठीक है। चलिए बताइए मैच करके। सर ऑप्शन 3। चलिए ठीक है। देखिए, ए को हमें क्या करना है? 3 से मिलाना है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। जैसे हमारे पास जो है हार्ड कॉपी में कोई चीज लिखी होती है, तो OCR जो है डिवाइस की मदद से जो है हम उसको क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं, और वो कैप्चर जो है हमारा कंप्यूटर फॉर्म में चला जाता है, यानी डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। हार्ड कॉपी से हम उसको कैप्चर करके क्या कर लेते हैं? मतलब कंप्यूटर फॉर्म में जो है वो आ जाता है, डिजिटल फॉर्म में। फिर इसी तरीके से होता है OMR, ठीक है। OMR शीट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे, जो कुछ भी हमने पेन या पेंसिल से मार्क किया हुआ है उसको जो है ये क्या करती है? रीड करती है। फिर इसी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ मिनट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये मिनट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एक माइक्रोचिप्स एंड एंटीना होते हैं, दैट कैन रीड फ्रॉम डिस्टेंस अप टू फ्यू मिनट, ठीक है, जो कि कुछ मिनट दूरी से भी क्या कर लेती है? डेटा को रीड कर लेती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमने आपको एग्जांपल दी थी कि मेट्रो वगैरह में जो वो लगी होती है, जब हमें अंदर जाना होता है हमें वो एक सिक्का दिया जाता है, या फिर इस तरीके से वॉलेट में जो है हमारे वॉलेट में कार्ड वगैरह लगे होते हैं, तो हम दूर से ही उसको चेक करते हैं तो वो क्या कर लेती है? फौरन उसको कवर कर लेती है, यानी थोड़ा डिस्टेंस से ही वो क्या कर लेती है? चीजों को रीड कर लेती है। और ये रेडियो वेव में भी लगी होती हैं, ठीक है। रेडियो वगैरह का जो कनेक्शन होता है वो इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से ही होता है। टीवी वगैरह भी इसी से होती है, इसमें एंटीना लगे होते हैं। फिर इसी तरीके से माइक्रो, ठीक है, मैग्नेटिक इनको कैरेक्टर रीडर। तो इसमें क्या? सिस्टम डेट रिकॉर्ड कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन अ स्पेशल इंक, फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर रिटन एट द बॉटम ऑफ बैंक चेक, ठीक है। बैंक के चेक के निचले वाले हिस्से पर जो कैरेक्टर लिखा होता है उसको ये डिवाइस क्या करती है? रीड करती है। और उस डिवाइस की मतलब उस मतलब चेक के नीचे जो गिनती लिखी होती है वो एक स्पेशल इंक होती है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वो मतलब सारे इंक से जो है वो इंक क्या होती है? अलग होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 263, आइडेंटिफाई सैम्पलिंग इश्यूज दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वे। तो हमें क्या करना है? सैम्पलिंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है जो ऑनलाइन सर्वे में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
कह रहे हैं कि मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एवरी पर्सन हैज ओनली वन यूनिक ईमेल एड्रेस, अ हाउस होल्ड में है वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर, इंटरनेट यूजर आर अ वाइड सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या होंगे ऑनलाइन सर्वे में जो है हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है सिंपल इश्यूज सिंपल लेने में? सर ऑप्शन डी ACD। एसएडी आएगा, एसीडी। हाँ देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे मतलब एक बंदा जो है एक से ज्यादा जो है मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो यानी एक ही बंदा जो है डिफरेंट मोबाइल से अलग अलग तरीके का सिंपल आपको देगा, ठीक है, तो वो भी कंफ्यूजन आपके लिए होगी। फिर इसी तरीके से अगर किसी का एक यूनिक ईमेल एड्रेस है तो यानी वो अपने एक एड्रेस से एक ही बात भेजेगा जो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक घर में एक कंप्यूटर है लेकिन सेवरल यूजर, तो उसी एक कंप्यूटर से जो है अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, तब भी जो है आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि आप किसका काउंट करो किसका काउंट नहीं करोगे। इसी तरीके से इंटरनेट यूजर आर अ बाइज्ड सिंपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो है वो पॉपुलेशन के लिए बाइज्ड सिंपल होते हैं, ठीक है। तो बाइज्ड सिंपल का मतलब यही हो गया कि यानी एग्जैक्ट सिंपल जो है आपको नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर गलती जो है हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 264, ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है आ चुका है बट यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड चेंज किया गया है। कह रहे हैं कि एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन दैट एडवोकेट द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस टू द स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी एंड बियॉन्ड। कह रहे हैं कि सोशल रियलिटी और उसके आगे की स्टडी करने के लिए जो है नेचुरल साइंस के मेथड के एप्लीकेशन की जो है ये वकालत करती है। एपिस्टेमोलिकल पोजीशन जो है सोशल रियलिटी और उसके आगे की स्टडी के लिए जो है नेचुरल साइंस की मेथड की एप्लीकेशन की जो है एडवोकेट करती है, यानी वो नेचुरल साइंस के ही मेथड के एप्लीकेशन को फॉलो करती है। तो वो कौन सा मेथड है? पॉजिटिविज्म को फॉलो करती है। हाँ तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिविज्म जो है नेचुरल साइंस, बिल्कुल ठीक है, तो नेचुरल साइंस को जो भी फॉलो करेगा वो पॉजिटिविज्म वाली फिलॉसफी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 265, नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड स्किल। कह रहे हैं कि कोई टेस्ट जो है स्टूडेंट की एबिलिटीज और स्किल की जो है परफेक्ट पिक्चर जो है प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सिंपल ऑफ अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्योंकि एक टेस्ट जो है सिर्फ एक स्मॉल सिंपल ही होता है एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का। कहना ये चाह रहे हैं कि यानी एक टेस्ट से जो है आप स्टूडेंट की सिर्फ एक परफॉर्मेंस का ही अंदाजा लगाओगे, पूरी परफेक्ट पिक्चर का अंदाजा जो है एक टेस्ट के जरिए आप नहीं लगा सकते। एक टेस्ट से जो है सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस का अंदाजा आपको मिलेगा, ना कि स्टूडेंट की पूरी एबिलिटीज और स्किल, यानी पूरी परफेक्ट पिक्चर जो है आप नहीं पाओगे। सर ऑप्शन डी। दोनों सही। देखिए यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, डी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम अगर जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, अगर हम मलेरिया का टेस्ट करवाते हैं तो हमें सिर्फ जो है मलेरिया के बारे में ही नॉलेज मिलती है। हाँ अगर हम उसमें बोल देते हैं कि हमारा वो भी मतलब सीबीसी भी चेक कर लीजिए, ईजीसी भी कर लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो अगर हम करते हैं तो यानी हर तरीके का टेस्ट होता है, तब जाकर हर तरीके की नॉलेज और स्किल जो है आपको मिलती है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या क्या नहीं है। तो अगर आपका जो है सिर्फ एक टेस्ट किया जा रहा है तो एक उस मतलब उसी टेस्ट से जो है सिर्फ आपकी उसी परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा लगाया जाएगा, ना कि पूरी परफेक्ट पिक्चर आपके बारे में उस टेस्ट से आप लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर है 266, एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर कंट्राडिक्टरी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कंट्राडिक्शन वाले। सी। BC। ऑप्शन ए सर BC। ऑप्शन ए कौन बोला भाई? सी वाला ऑप्शन सर, BC। क्वेश्चन नंबर है 267, ठीक है, स्टेटमेंट वन में कहा गया अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड टू अडॉप्ट मॉरल स्टैंस। ठीक है, स्टैंस मींस होता है रवैया या नजरिया आप बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बुद्धिज्म के मुताबिक जो है मॉरल स्टैंस यानी अखलाकी रवैये को अडॉप्ट करने के लिए जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन को जो है यूज करना चाहिए। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया, यानी बुद्धिज्म का ये नजरिया है, बुद्धिज्म वाले ये कहते हैं अगर आपको अपना अखलाकी रवैया, ठीक है, या आपको अपनी अखलाकी आदत जो है लोगों के सामने लानी है, लोगों के सामने दिखानी है, पेश करनी है, तो उसके लिए जो है आपको कम्युनिकेशन यानी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके की आप लैंग्वेज यूज करोगे उसी एतबार से जो है आपके अखलाकी रवैये का क्या चलेगा, पता चलेगा लोगों के सामने। क्योंकि पता चलता है ना कि आपसे कौन बंदा किस तरीके से बोलता है तो आप फौरन भाप जाते हो कि ये किस तरीके का होगा।
सेकेंड स्टेटमेंट में ये कहा गया क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रीफर बाय बुद्धिस्ट एज पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि मुशाहिदा नफ्स, यानी खुद का मुशाहिदा करना, यानी अपने अंदर का मुशाहिदा करना। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल वर्ड यूज किया गया है तो इसको आप तनकीदी माना में नहीं लोगे बल्कि फोर्स वाले माना में लोगे, ठीक है, यानी एक तरीके से हाईली माना में आप ले सकते हो। कहना ये चाह रहे हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के पार्ट के तौर पर जो है बुद्धिस्ट के जरिए या बुद्धिज्म के मानने वालों के जरिए जो है क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन को जो है तरजीह नहीं दी गई है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में जो है आप अपने आप का मुशाहिदा नहीं कर रहे हो। यानी आप अगर खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में, क्या वो आप सच सोच रहे हो या सही सोच रहे हो या आप गलत सोच रहे हो। इस तरीके की चीजें जो है इंट्रोस्पेक्शन में यानी मुशाहिदा नफ्स में आती है कि खुद का मुशाहिदा, यानी आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते वक्त भी आपको कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलत आइडियाज जो है आपको अपने माइंड में नहीं सोचने, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो क्या बुद्धिज्म के जरिए इस चीज को तरजीह नहीं दी गई है, यानी आपको अपने नफ्स का मुशाहिदा नहीं करना है? बताइए। ऑप्शन सर, पहला सही दूसरा गलत। हाँ तो देखिए दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि बुद्धिज्म का कहना ही यही है कि हमें अगर अपने अखलाक को दिखाना है, ठीक है, या अपने अंदर की चीजों को दिखाना है तो एक तो ये है कि हमें लैंग्वेज को यूज करना है। दूसरा बुद्धिज्म ये कहता है कि हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो हमको उसी सिचुएशन के एतबार से ही अपनी लैंग्वेज को यूज करना है। यानी जहां पर लोग अच्छे से बोल रहे हैं हमें अच्छी लैंग्वेज यूज करना है। हाँ जहां पर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा बुलंद आवाज में बोलना चाहिए तो मैटर सुलझ सकता है, तो आपको वहां इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज को यूज करने का तरीका बताता है कि हमें मौका महल के एतबार से ही जो है लैंग्वेज को यूज करना है, बट उन यूज किए हुए लैंग्वेज में जो है आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। यानी गलत नहीं बोलना है, गलत एडवाइस नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को जो है मना किया गया है बुद्धिज्म में, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए बुद्धिज्म के ताल्लुक से, आप सबका नतीजा निकाल सकते हो कि सारे क्वेश्चन जो है इसी बेस पर पूछे गए हैं। Which of the following contextual factor determine meaning in communication behavior? तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है कंटेक्चुअल फैक्टर है जिसमें आप कम्युनिकेशन के बिहेवियर को एक तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, जान सकते हो। फिजिकल लोकेशन मींस यानी मतलब किसी ऐसे लोकेशन पर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है जहां पर फिजिकली लोग क्या है, जमा है। पार्टिसिपेंट यानी लोग वहां पर शरीक हैं। प्रीसीडिंग इवेंट यानी कोई भी इस तरीके का पहला इवेंट हो चुका है। नॉन फंक्शनल गोल एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, तो यानी किस कॉन्टेक्स्ट में जो है आप कम्युनिकेशन के बिहेवियर को जान सकते हो। सर पहला ऑप्शन सर, ABC। हाँ क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जिसमें लोग जमा होंगे जहां पर लोग आपको मिलेंगे, या जो चीज पहले हो चुकी होगी जहां पर लोगों का इज्तिमा हो चुका है, तो उसी में जो है आप कम्युनिकेशन के बिहेवियर को बता सकते हो कि यहाँ पर कैसा कम्युनिकेशन हुआ था या किस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 269। बुद्धिस्ट कंसीडर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज अ डिवाइन गिफ्ट। कह रहे हैं कि बुद्धिज्म के मानने वाले जो है वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को जो है गॉड का एक तोहफा समझते हैं, यानी खुदाई तोहफे के तौर पर जो है वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को समझते हैं। सेकंड में कहा गया बुद्धिस्ट आर व्यू ऑफ दैट द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन कंडीशन। कह रहे हैं बुद्धिस्ट का जो नजरिया है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज को जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन के मुताबिक ही जाहिर करना चाहिए, यानी हमें लैंग्वेज को जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट और कंडीशन के मुताबिक ही यूज करना चाहिए। बताइए। ए सर, दोनों सही लग रहे हैं। दोनों सही है। बस देखिए ए नहीं होगा, बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। डिवाइन गिफ्ट खुदाई तोहफा ऐसा हम नहीं कह सकते। देखिए खुदाई तोहफा का मतलब ये हो गया कि यानी ये हमेशा सही ही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं है, ये ऐसा मानते हैं लेकिन गलती सबसे होती है। चलिए तो इसी पे क्लास को जो है इन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 270। ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन। कम्युनिकेशन के सारे फॉर्म को जो है किस रिलेशन में जो है इवेल्युएट किया जा सकता है, यानी कम्युनिकेशन के सारे फॉर्म को जो हम किस रिलेशन में एक तरीके से देख सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन, टेलीविजन एंटरटेनमेंट या इंटरनेट यूसेज। इंटरनेट।
इंटरनेट yes, में face to देखिए, face फेस टू communication. फेस कम्युनिकेशन में जो है आप जो है सारे कम्युनिकेशन के जो भी होते हैं आप देख सकते हो, किस तरीके से मतलब इशारा हो रहा है, किस तरीके से डिस्टेंस दूरी मेंटेन की जा रही है, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है आप कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन में देख सकते हो। ठीक है, चलिए जी सर. चलिए अब नेक्स्ट वीक में क्लास होगी आप लोगों की। और बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर इंटरनेट के जरिए नहीं हो सकता फेस टू फेस? तो फिर भी इंटरनेट के जरिए अगर आप करोगे, लेकिन मेरे ख्याल से फिजिकली जो है जो होगा वो नहीं हो पाएगा। आप मान सकते हो, इंटरनेट में भी मान सकते हो, बट उससे बेहतर ऑप्शन यहाँ पर फेस टू फेस ही है। वो ऐसा नहीं कहा गया कि फेस टू फेस आप ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। अच्छा, मतलब तरजीह इसी सवाल को दी गई। बिल्कुल बिल्कुल।